हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अब तक हमने सीख लिया है कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आपकी जो बॉन्डिंग होती है और कैसे आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इनकी क्या क्या ज्योमेट्री होती है और क्या क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो अब तक की आपकी लेटेस्ट थ्योरी है। ठीक है ना, हमने पीबीटी में जो कुछ पॉइंट यूज किए थे, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड वाला जो पॉइंट था। ठीक है ना, कि क्यों आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो वो सब हमने आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही वो पॉइंट उठाए थे। ठीक है ना, ताकि हम पीबीटी को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो अब तक की आपकी लेटेस्ट थ्योरी है, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CFT। ओके, देखिए अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो वीबीटी में क्या होता था? वीबीटी में हमें बताया जाता था कि जो मेटल आयन है आपका और लिगेंड है, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जिसके थ्रू आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके जो मेटल आयन है और ये जो आपका लिगेंड है, इनको एक पॉइंट चार्ज माना गया है। क्या माना गया है? पॉइंट चार्ज माना गया है। ठीक है, ये आपका मेटल आयन है, इसे हम पॉजिटिव आपका पॉइंट चार्ज बोलते हैं, और ये जो आपका लिगेंड है इसे हम बोलते हैं आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट चार्ज लिगेंड में आपके, या तो अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपके मेटल आयन जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अगर आपका न्यूट्रल है लिगेंड, अगर न्यूट्रल लिगेंड है लाइक HOH मीन्स आपका H2, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा इसे हम डाइपोल की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका डेल नेगेटिव होगा। तो ये जो आपका मोर नेगेटिव पार्ट है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, सेम इन द केस फॉर आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है ना, पॉजिटिव अगर लिगेंड होगा जैसे NO+, ठीक है, तो उसमें भी जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? आपके पॉजिटिव आपके चार्ज की तरफ जो आपका मेटल आयन का है। ठीक है, अब इन मेटल और लिगेंड के जो पॉइंट चार्ज होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। और मेटल और आयन की आपका जो लिगेंड है उनके बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसी टाइप का आपका बॉन्ड का होता है। ठीक है, मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में सेम आपका जैसे आयोनिक बॉन्ड में होता है वैसे ही आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, ये है आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जिसमें मेटल और लिगेंड को केवल पॉइंट चार्ज माना गया है। ठीक है ना, ऑर्बिटल से इसको कोई लेना देना नहीं कि जैसे मेटल का ऑर्बिटल है और लिगेंड का ऑर्बिटल है, उन दोनों की ओवरलैपिंग से आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा वीबीटी में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज़ हम देखते हैं, जैसे ये आपका मेटल है। ठीक है, मेटल की ओर जब आपका लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, मेटल की तरफ आपका जब लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, मतलब ये अपने लोन पेयर लेके, ठीक है,
तो देखिए मेटल के पास उसके कुछ ना कुछ ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है ना, मेटल के ऑर्बिटल्स होंगे जो आपके खाली होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे आपके वैकेंट होंगे, जहाँ पे आपका लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। लेकिन मेटल के पास ही इसके खुद के ऑर्बिटल्स भी होंगे जिनमें ऑलरेडी पहले से ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, लोन पेयर अवेलेबल होगा, भरे भरे हुए जो फिल अप आपके ऑर्बिटल्स हैं वो पहले से अवेलेबल होंगे। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो आपके लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन लिगेंड के, इन दोनों के बीच में होता है रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, आपके मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, ठीक है। और रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट मत मीन्स आपके सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। जैसे आपके डी सब शेल में आपके 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 5 ऑर्बिटल होते हैं, वो आपके सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, ठीक है। लेकिन इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, इस रिपल्शन की वजह से वो डीजनरेट नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब उन वो अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। रिपल्शन बढ़ता है, जैसे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे रिपल्शन होगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, जो आपके ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और उस एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल के ऊपर स्प्लिट हो जाएंगे, वो हम देखेंगे अभी कि कैसे स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। अभी आप ये मानिए कि रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं अपने लेवल को छोड़ के किसी और लेवल पे चले जाते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे, मतलब उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, इस रिपल्शन की वजह से, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को आप एक बार नोट कीजिए, फिर इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आए, ठीक है ना। एक बार आप इन दोनों चीज़ों को नोट कीजिए। ओके, तो ये आपके CFT के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने अभी बताए हैं, वही हैं। CFT assumes that the interaction between CMA and ligand is purely electrostatic, ठीक है, that is the bond between central metal atom and ligand is ionic, ठीक है ना, प्योरली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। According to this theory, central metal atom and ligands are considered as point charge. सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं और लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह कंसिडर किया जाता है, एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है एज ए डाइपोल विद देयर नेगेटिव एंड, जो उनका नेगेटिव एंड होता है that is directed towards central metal atom, ठीक है। there is no interaction between metal orbitals and ligand orbitals, जो आपके metal orbitals होते हैं और जो ligands orbital होते हैं उनके बीच में कोई भी आपका interaction नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग जब आपके लिगेंड जो होते हैं सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं आपके बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए, तो उस टाइम आपके स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये आपके सेंट्रल मेटल एटम में आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। ये आपके सेंट्रल मेटल एटम में आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो ये क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, डीजनरेट का मतलब होता है वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, मतलब या आपके वो जो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो होता क्या है, जब आपका लिगेंड मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता आता है बॉन्डिंग की प्रोसेस के लिए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होता है। वो दो टाइप का होता है, या तो वो तो हो सकता है सिमेट्रिक हो या हो सकता है एसिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जो चारों तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इन सब ऑर्बिटल पे वो एकदम सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
कहीं से कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है, कहीं से कोई कम नहीं आ रहा है, चारों तरफ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, एक तो वो कंडीशन होती है, वो जो ये जो कंडीशन होती है ये हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट हम पहले ये ऐसा ही मानते हैं कि अगर आपके पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं उनके चारों तरफ अगर आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है ना, तो होता क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको बताया था, रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या हो जाती है, ऑर्बिटल्स की इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इंक्रीज होने के बाद भी ये आपके जो ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है ना, ये सेम एनर्जी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, पहले इस एनर्जी लेवल पे थे, स्फेरिकली सिमेट्रिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उसकी वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, बट स्टील इनकी एनर्जी क्या है, पांचों की सेम है, पांचों ऑर्बिटल के लिए। तो स्टील ये आपके क्या है, डीजनरेट है, स्टील डीजनरेट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया बट वो क्या था, आपका सिमेट्रिक था। ऐसा होता नहीं है, ये हम हाइपोथेटिकल मानते हैं। ठीक है ना, अगर स्फेरिकली आपका इन केस ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड और वी कैन से फील्ड, ठीक है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड जो आता है आपके पास, ठीक है, तब भी ये इनकी एनर्जी तो होगी इंक्रीज, बट डीजनरेट रहेंगे फिर भी, क्योंकि आपकी सबकी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। ठीक है, पहले से ज़्यादा हो गई है इंक्रीज, बट फिर भी डीजनरेट है। ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ये तो आपके सिमेट्रिक के केस में है। ठीक है, लेकिन अगर आपका एसिमेट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक फील्ड, ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, ये अलग अलग लेवल पे स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके अलग अलग लेवल पे स्प्लिट हो जाते हैं। हो सकता है ये 1 1 1 पांचों क्या है, अलग अलग एनर्जी लेवल पे स्प्लिट हो जाए, या फिर हो सकता है 2 ऊपर रह जाए, 2 नीचे आ जाए और 1 बीच में रह जाए। ठीक है, अलग अलग एनर्जी लेवल के हिसाब से। या हो सकता है 3 ऊपर हो जाए आपके ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल आपके नीचे हो जाए, वो हम देखेंगे। ये चीज़ डिपेंड करती है आपके जो फील्ड लगाया हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर। ठीक है ना, 3 टाइप का फील्ड होता है आपका, एक होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल फील्ड और एक होता है आपका स्क्वायर कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है, उसके हिसाब से ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है अलग अलग, वो हम देखेंगे तीनों फील्ड के हिसाब से कैसे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है ना, तो स्प्लिटिंग का ये फंडा होता है कि जब आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स रहते हैं, जब आपका मेटल जो आपका लिगेंड है मेटल आयन की तरफ अप्रोच करता है बॉन्डिंग की प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बट जब आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता है, बट वो स्टील आपके डीजनरेट रहते हैं। ठीक है ना, पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स आपके एक ही एनर्जी लेवल पे रहते हैं। लेकिन अगर आपका जो फील्ड है वो एसिमेट्रिक हो जाए, तो ये जो आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट लेवल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है ना, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द फील्ड कि आपके पास कौन सा फील्ड है। ठीक है, अलग अलग डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पे आपके स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है ना, अभी हम अलग अलग आपके जो फील्ड होंगे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर, आपका जो स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है ना, उन सब के लिए हम देखेंगे कि कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है ना, ये इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, बाकी जब हम स्प्लिटिंग देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ये आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड होता है, ये हम हाइपोथेटिकल एज्यूम करते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, बट अगर ऐसा है तो पहले तो आपके एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके बाद अनसिमेट्रिक फील्ड आते हैं आपके, अलग अलग एनर्जी लेवल पे क्या हो जाएंगे, वो स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर इसकी मैं थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ। ओके, तो ये आपकी थ्योरी है। ठीक है ना, इसको मैं आपको बोल देता हूँ। द 5 d ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड gaseous मेटल
एटम और आयन हैव सेम एनर्जी एंड दैट इज दे आर डीजनरेट। जैसा मैंने आपको बताया कि पांचों आपके ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल पे हैं तो वो आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। दिस डीजनरेसी इज मेंटेन इफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड्स द मेटल एटम आयन, ठीक है। मेटल आयन आपका कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपका जब लिगेंड का नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, जो उसको सराउंड करेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड अगर आता है, ठीक है, तो ये जो डीजनरेसी होती है वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। मतलब आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बट वो स्टिल डीजनरेट रहेंगे, ठीक है ना, एनर्जी लेवल में डिफरेंस नहीं आएगा। कीप इन माइंड दैट in presence of symmetrical electric field the energy of all the orbitals will be raised equally. Will it will not remain same as it is before, but since all will be at same energy level they are still degenerate। मतलब जो पहले जो एनर्जी लेवल पे थे वो बाद में उस एनर्जी लेवल पे नहीं रहेंगे, हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे, बट स्टिल उनकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी पांचों की वो क्या होगी, आपकी सेम होगी, मतलब वो स्टिल आपके डीजनरेट ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हाउएवर व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स, ये आपका जो नेगेटिव फील्ड्स होगा वो लिगेंड्स की वजह से ही होगा, ठीक है। इधर एनायन और द नेगेटिव एंड्स ऑफ द डाइपोलर मोलिक्यूल्स लाइक अमोनिया एंड H2, जैसे या तो एनायन की वजह से होगा या फिर अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड हो तो उसे हम आपके डाइपोल की तरह कंसिडर करेंगे जिसका जो नेगेटिव एंड होगा, जैसे NH3 का नाइट्रोजन और आपका H2O का ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका नेगेटिव फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। इन ए कॉम्प्लेक्स इट बिकम्स एसिमेट्रिकल एंड द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज लॉस्ट, ठीक है। तो जब आपका इंटरेक्शन होगा लिगेंड्स का तब क्या हो जाती है, ये डीजनरेसी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम आपके एसिमेट्रिकल फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना। इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। और इस वजह से आपके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके अलग अलग लेवल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड, जो आपके फील्ड लगाया गया है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी क्रिस्टल्स की जो जो आपकी स्प्लिटिंग होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कौन सा फील्ड लगाया है, ठीक है। दैट इज ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर पिनल, आपका पास कौन सा फील्ड है उसके हिसाब से आपके अलग अलग लेवल्स बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए क्योंकि इसको नोट करना भी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि बाद में आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो सके, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कि कैसे एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आपकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब अगर हम देखें आपके स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में आपकी स्प्लिटिंग होती कैसे, ठीक है ना। देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको पता होगा कैसा होता है, ठीक है। ये आपका सेंटर में आपका मेटल है, ठीक है, ये आपका लिगेंड, चारों कोनों पे आपका लिगेंड, ठीक है, और ये आपका अप एंड डाउन आपका लिगेंड, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दिखेगी जब आप चारों कोनों से इसको मिला दोगे, ठीक है, सेम थिंग। इस टाइप का आपका ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। देखिए इसी डायग्राम को हम एक तरीके से और बनाते हैं, देखिए
ये सपोज करो आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये अपर वाली आपकी जेड एक्सिस है। क्लियर? अब जो आपको लिगेंड लिगेंड ये आपका बीच में आपका हो गया मेटल आयन, ठीक है। लिगेंड आपके अप्रोच करेंगे, चारों तरफ रहेंगे आपकी एक्स वाई जेड पे रहेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। जब लिगेंड्स आपके मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो मेटल आयन के पास आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना, खुद के जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें डी ऑर्बिटल की, अगर हम बात करें डी सबशेल की बात करें, तो डी सबशेल में आपके पास 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका डी एक्स वाई, ठीक है, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी एक्स जेड, ठीक है। इसके अलावा दो आपके पास होते हैं डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है? अब जब आपके लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएंगे, अप्रोच करेंगे, तो मेटल के जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर और जो मेटल है उसमें जो आपका ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, उन पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, उनमें से किन ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा? अगर हम वो बात करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें कि आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन 5 ऑर्बिटल्स में से जो स्प्लिटिंग होगी वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो किन ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील होगा? जिन ऑर्बिटल्स में रिपल्शन फील होगा उनकी एनर्जी क्या होगी? रिलेटिव दूसरे ऑर्बिटल से हायर हो जाएगी उनकी एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, अगर लिगेंड आपके एक्सिस के तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके लिगेंड है, ठीक है, ये आपके इस तरफ से आएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से, ये आपका वाई एक्सिस से आएगा, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस से आएगा, इसी तरह से ये इस तरह से, ये फिर से वाई से, और ये आपका जेड डायरेक्सिस से, मतलब एक्स वाई और जेड तीनों आपके जो 6 लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आ रहे हैं, टुवार्ड्स एक्सिस की तरफ, एक्सिस से होके आ रहे हैं। इसका मतलब वो आपके ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स आपके एक्सिस के अलोंग लाई करती है, उन ऑर्बिटल्स पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन फील होगा। अब अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो आपके पास 2 टाइप के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। एक तो ये वाले होते हैं, एक ये वाले होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनका जो शेप होता है, अगर हम बात करें डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की, तो इनकी जो लोब्स होती है ये अलोंग दी एक्सिस नहीं, ये आपके बिटवीन दी एक्सिस लाई करती है। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये जो अलोंग आपकी बाहर की तरफ है वो अगर जेड एक्सिस है, तो आपकी जो लोब्स होती है इन 3 ऑर्बिटल्स की, वो बिटवीन द एक्सिस लाई करती है, एक्स और वाई के बीच में लाई करेगी, उनके ऊपर लाई नहीं करती, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो आपको पता होगा इनका शेप कैसा होता है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी जो लोब्स होती है ये आपके एक्स और वाई प्लेन के अलोंग लाई करती है, मतलब एक्सिस के अलोंग, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, मतलब एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात करें, डी जेड स्क्वायर का आपका डायग्राम ऑर्बिटल का ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो रिंग फॉर्म होती है, ठीक है ना, किस में फॉर्म होती है? आपके डी जेड स्क्वायर में इस टाइप की आपकी एक रिंग भी फॉर्म होती है, ठीक है, जहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और ये होती है आपके एक्स वाई प्लेन में, कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन में, ये आपका एक्स वाई प्लेन, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। रफली अगर हम आइडिया देखें तो अराउंड 2/3 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपके जेड एक्सिस पे होती है, और अराउंड 1/3 जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आपके एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये जो रिंग है यहाँ पे होती है।
अराउंड 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। और यहाँ पे होती है आपके अराउंड 2/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। यहाँ पे 1/3 होती है, जनरल इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मेटल के वो लोब्स जो अलोंग दी एक्सिस लाई करते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, ना कि जो आपके बीच में, मतलब इनके जो रास्ते में आएंगे, ठीक है। ये आपके लिगेंड है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आपके इनके रास्ते में आएंगे उनमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनकी जो लोब्स है वो अलोंग एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो फील होगा वो आपके ये दो ऑर्बिटल्स को होगा, ठीक है। और उसके बाद इनको कम होगा, ठीक है, इनको नहीं होगा। मैक्सिमम हम कम बात कर रहे हैं रिपल्शन किस में होगा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ये आपकी जो मेटल्स है उनकी लोब्स होगी, ठीक है, आपके अलोंग दी एक्सिस। अगर हम देखें, बात करें तो एक्सिस के अलोंग होगी। तो चारों तरफ से आपके लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। रिपल्शन की वजह से इंक्रीज एनर्जी जो होती है आपके सिस्टम की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वैसे अगर आपके जेड एक्सिस से करेंगे तो आपके डी एक्स स्क्वायर, ये आपका डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपका सेम रिपल्शन फील होगा, ठीक है ना। अगर हम इसकी जेड एक्सिस की तरफ से बात करेंगे तो भी आपको रिपल्शन फील होगा। मतलब अलोंग द एक्सिस जो आपके जाएंगे ऑर्बिटल्स जो बीच में आएंगे उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो आपके अलोंग द एक्सिस नहीं है उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, एसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, सिमेट्रिक में क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी बट वो डीजनरेट ही रहेंगे। उनकी एनर्जी जो होगी, आपके ऑर्बिटल्स होंगे वो स्प्लिटिंग नहीं होगी उस केस में जब आपका सिमेट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब एसिमेट्रिक फील्ड होता है तो वो जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे जो डीजनरेट रहेंगे वो अलग अलग लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। ये जो दो आपके ऑर्बिटल्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, इनकी एनर्जी सिस्टम से अबोव हो जाएगी, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो बाकी के 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी आपके बिलो द सिस्टम हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी पहले एनर्जी थी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो आपकी कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ी है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपके बचे हुए 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। वो हम अभी स्प्लिटिंग के केस में देखेंगे भी सही कि कैसे होती है स्प्लिटिंग, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसकी मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसका आइडिया भी रहे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि बाद में आप साथ में वो थ्योरी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो या फिर मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट पूरा कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ octahedral complex the ligands approaches the central metal atom towards, or we can say along the axis, approaches the central metal atom along the axis, ठीक है। and the orbitals which lobes किनको बोलते हैं हम, ये जो होते हैं आपके, इनको हम क्या बोलते हैं, लोब्स, ठीक है ना। आपको याद होगी केमिकल बॉन्डिंग या फिर आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एंड द ऑर्बिटल्स विच लोब्स लाई along the axis will feel more repulsion and their energy
विल इंक्रीज, देयर एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये होती है आपकी क्रिस्टल फील्ड की जो थ्योरी होती है, वही हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ octahedral complex the ligands approaches the central metal atom along the axis and the orbitals which lobes lie along the axis will feel more repulsion and their energy will increase। ठीक है, और आगे आप लिख सकते हो and the d orbitals are split into two energy levels। ठीक है, आपके दो एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी थ्योरी जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, इनमें आप में लेस रिपल्शन होगा और इनमें आपके मोर रिपल्शन होगा। ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल्स आपके हायर लेवल पे जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, बाकी के तीन आपके लोअर साइड में रहेंगे। ठीक है ना, इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपकी स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, क्या होती है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे होती है स्प्लिटिंग। ठीक है ना, इसको एक बार नोट कीजिए आप। ओके, तो देखिए अब हम बात करते हैं आपके स्प्लिटिंग के बारे में कि देखिए स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, कैसे आपके डी ऑर्बिटल्स दो अलग अलग एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके 5D ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स एट सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, ये आपके सेम एनर्जी लेवल पे हैं, मतलब आपके डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आपके लिगेंड्स अप्रोच करेंगे मेटल आयन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपका हम हाइपोथेटिकल सिमेट्रिकल फील्ड मानते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं ये किसी हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे। ये ऑर्बिटल्स आपके किसी हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपके डीजनरेट अभी भी रहेंगे। ठीक है, ये किस कंडीशन में, आपके when the symmetrical field or symmetrical hypothetical फील्ड इज अप्लाइड, या फिर आप फील्ड लिख लीजिए। ठीक है ना, जब आपके सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल फील्ड होता है, ठीक है ना, तब इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं आपका बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर। इसे हम बोलते हैं बेरी सेंटर, या फिर इसको आप मीन एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो, मीन एनर्जी लेवल। ठीक है, क्लियर है। तो अब होगा क्या, ये जो आपके 5 ऑर्बिटल्स का सेट है ये आपके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये आपके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 2 आपके जो ऑर्बिटल्स होंगे जो अलोंग द एक्सिस लाई करेंगे, कौन कौन से होते हैं वो आपके डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लिगेंड्स उनकी तरफ अप्रोच करेगा और रिपल्शन के होने की वजह से इनकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जो होगी कंजर्व रहेगी। ठीक है ना, अगर ऑर्बिटल्स ऊपर पहुंचे हैं 2 ऑर्बिटल्स, तो आपके
बचे हुए ऑर्बिटल्स उस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए आपके मीन एनर्जी लेवल से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये होंगे आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। तो इस टाइप से आपके ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। ये जो सेट होता है आपके 3 ऑर्बिटल्स का सेट, इसे हम बोलते हैं T2G। आपको पता होगा आई थिंक, इसे हम क्या बोलते हैं, T2G, ठीक है। ये होता है ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स हैं इसलिए ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। और इस सेट को हम बोलते हैं EG, क्या बोलते हैं, EG, दैट इज इक्वली डीजेनरेट, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। अब ये जो आपकी एनर्जी है, ऊपर के जो EG वाले ऑर्बिटल्स हैं और ये जो आपके T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये आपकी मीन एनर्जी लेवल है और इन दोनों के एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से, या फिर आप इसे डेल्टा O बोलोगे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल फील्ड। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। या फिर इसे आप 10dQ भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपके एनर्जी का मेजरमेंट हम इस टाइप से करते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि ये जो आपके EG ऑर्बिटल्स हैं और ये जो आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके मीन एनर्जी लेवल से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ठीक है। तो ये जो आपके EG वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपके मीन एनर्जी लेवल से आपके 3/5 डेल्टा नोट, ठीक है ना, 3/5 डेल्टा नोट ऊपर की तरफ रहते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम बोल सकते हैं आपका 0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। क्लियर है। ये जो आपके T2G वाले ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये आपके 2/5 डेल्टा नोट आपके नीचे की तरफ रहेंगे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ रहेंगे आपके मेन एनर्जी लेवल से, तो इसको हम नेगेटिव साइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, -2/5 डेल्टा नोट, ठीक है। अपर साइड में तो +3/5 डेल्टा नोट और बिलो आपके मीन एनर्जी लेवल से है तो -2/5 डेल्टा नोट, ठीक है। ये होता है आपका 0.4 डेल्टा नोट, ठीक है। डेल्टा नोट क्या है, आपकी एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है ये हम मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे हम मेजर भी करेंगे। ये जो होता है एनर्जी डिफरेंस, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम होता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है ना। ये जो स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, इसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, इसमें जो आपकी एनर्जी रहती है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। या फिर आप इसे बोलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी आपकी ये जो गैप है जितना ज़्यादा होगा, आपका जो फील्ड है, ठीक है ना, जो ऑर्बिटल्स है वो उतने ही ज़्यादा आपके स्टेबलाइज होंगे, या फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको अभी ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका एनर्जी गैप है, ठीक है, ये आपके लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये होता है आपका स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, ठीक है, डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पॉइंट बना के लिख भी सकते हो कि द नेचर ऑफ स्प्लिट एनर्जी, द नेचर ऑफ splitting energy depends on the nature of ligand, ठीक है। जिन लिगेंड्स के लिए आपके ये जो एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसा हमने VBT में पढ़ा था, 2 टाइप के लिगेंड होते हैं, वहाँ हमने क्लासिफिकेशन कर दिया था, ठीक है। एक्चुअल रीजन यहाँ से आता है। 2 टाइप के आपके लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जहाँ पे आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है, ये जो एनर्जी गैप होता है ये ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड the splitting energy is more, the splitting energy, जो splitting आपका गैप है is more, ठीक है। बट अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है,
द स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेसर। ठीक है, यहीं से आपके लिगेंड्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड को क्लासिफाई कैसे किया गया, जो हमने जो चार्ट बनाया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का, ये जो आपका प्रोसेस है ये आपके अलग अलग जो भी आपके लिगेंड्स हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, और जिन लिगेंड्स के लिए ये जो एनर्जी गैप है ये ज़्यादा आया उनको रखा गया आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में। ठीक है, और जिन लिगेंड्स के बीच में ये जो एनर्जी गैप कम आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लासिफिकेशन होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का, जो हमने वीबीटी में यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ से हम उसका सही से एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके जिन ऑर्बिटल्स की आपकी जो आपके लिगेंड्स होंगे जिनमें स्प्लिटिंग एनर्जी गैप ज़्यादा होगा वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, और जहाँ पे आपका एनर्जी डिफरेंस कम होगा वो आपके किस कैटेगरी में आएंगे, आपके वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसे एक बार आप नोट कीजिए, फिर इसके ऊपर हम कुछ और बातें भी करते हैं। ठीक है ना, इसे एक बार नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, देखिए तो ये आपके दो टाइप के आपके ये भी आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपके दो टाइप के फील्ड हो गए। ठीक है, एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक हो गया आपका वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा, वीक फील्ड के केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे की जाती है। ठीक है ना, तो हम दो केस लेते हैं, एक तो हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए और एक केस हम लेते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड के लिए। ठीक है ना, इधर मैं आपका वीक फील्ड लिगेंड ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, जो वीक फील्ड लिगेंड होगा आपका, उसकी जो एनर्जी होगी वो आपके जो एनर्जी का गैप होगा ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड की जो गैप है, ठीक है ना, ये वाला, उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये अभी हमने बात की थी, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर हम बात करें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, ठीक है, वीक फील्ड के केस में आपकी स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हम 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखते हैं। ठीक है ना, देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसमें भी आपके यहाँ गया। ठीक है, सेम टू सेम है। सेकंड सेम, सेकंड यहाँ पे भी सेम, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी थर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको वीबीटी में भी बताई थी कि D1, D2 और D3, ठीक है ना, इनमें आपका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है D2sp3, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है ना, जब आपके D1, D2 और D3 होते हैं तब आपके हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही होता है, क्योंकि आपके जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सेम ऑर्बिटल्स में फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज D2sp3। ठीक है, वो यहाँ से आपके क्लियर होती है। ठीक है, अब चेंज होते हैं आपके फोर्थ से 4, 5, 6। ठीक है, देखिए जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, अब हो सकता है वो 4 इलेक्ट्रॉन आपका, अगर हम बात करें, यहाँ पे आ सकता है, पेयर हो सकता है, या फिर यहाँ पे आ सकता है, वहाँ पर भी आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में भी ये यहाँ पे आ सकता है या फिर ये यहाँ पे जा सकता है, डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, इसके ऊपर। ये है आपका डेल्टा नोट, किस केस में, आपके वीक फील्ड लिगेंड के केस में, वो था आपका डेल्टा नोट आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ पे एक पेयर फॉर्म होता है। ठीक है, जब आपके पेयर फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक एनर्जी यूज में आती है, एक और नया टर्म, दैट इज पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। जब आपको इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए दी जाती है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब एक ऑर्बिटल्स में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको पेयर रखने के लिए, पेयर अप करने के लिए
जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आपके पेयरिंग एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये जो पेयरिंग एनर्जी है डिपेंड करता है, ठीक है, कितनी है, और ये जो आपका एनर्जी गैप है वो कितना है। अगर मान लो आपके ये जो डेल्टा नोट है, इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी, पी है आपकी पेयरिंग एनर्जी, इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, आपका पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर डेल्टा नोट की वैल्यू पी से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये जो एनर्जी गैप है ज़्यादा है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट वाला, फोर्थ वाला, वो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, आपके ऊपर की तरफ। ठीक है, डेल्टा नोट आपका गैप ज़्यादा है, ठीक है ना, तो आपके पेयर होगा। ठीक है, वापस सुनिए, अगर आपके डेल्टा नोट की वैल्यू, ये जो आपका एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू ज़्यादा है आपके पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो पेयरिंग एनर्जी है 15 जूल और ये है आपकी 20 जूल, ये है आपकी 15 जूल है, ठीक है, ये है आपके 20 जूल, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी है 15 जूल, वो 20 जूल, अगर उसको यहाँ पे पहुँचना है उसको 20 जूल एनर्जी चाहिए, उसके पास है ही 15 जूल, तो यहाँ तक वो पहुँच सकता है, नहीं पहुँच सकता। तो उस केस में क्या होगा, वो पेयरअप होगा, क्या होगा, पेयरअप होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन, यहाँ पे डेल्टा नोट की जो वैल्यू होगी, ये जो एनर्जी गैप है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ़ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, मतलब इस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, ये एनर्जी गैप आपका ज़्यादा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्यों, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, क्यों वो हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, जबकि आपके नीचे ही उसको लो एनर्जी लेवल मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, कम है, यहाँ पे अगर उसको जाना है तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उसको चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्यों वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। तो इफ़ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी, ये है आपका इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है ना, किस केस में है ये, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नोट की वैल्यू तो कम है, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग क्या हो रही है, कम होती है वीक फील्ड के केस में। ठीक है, इफ डेल्टा नोट इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू आपकी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन पेयरिंग विल अकर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा, पेयर होगा, देन पेयरिंग विल अकर। सेकेंड केस, इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, मतलब आपके पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, इस बार पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है और ये जो एनर्जी गैप है वो क्या है, आपके कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा और कहाँ जाएगा, ऊपर वाले लेवल में। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, then or we can say in case of weak field ligand, ठीक है, weak field ligand के केस में, ठीक है, then pairing will not occur, then pairing will not occur, ठीक है, तब उस केस में आपके पेयरिंग नहीं होगी। तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स इलेक्ट्रॉन आपके जब जाते हैं तब आपके ज्योमेट्री में डिफरेंस आता है, तब आपके हाइब्रिडेशन में डिफरेंस आता है। ये यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको वहाँ पे भी बताई थी वीबीटी में, कि जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग होती है। वहीं जब आपके वीक फील्ड लिगेंड होता है तब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है। वो यहाँ से प्रूफ होता है। थर्ड तक तो तीनों में सेम था, ठीक है, दोनों में सेम था थर्ड तक। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आते हैं, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में आपके क्या होगा, जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे उनमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा,
ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है आपका कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये जो गैप है वो आपका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाना चाहेगा हायर एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा और यहाँ पे आपकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इन इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन पेयरिंग विल अकर। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में आपकी पेयरिंग होगी। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, कम है, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देन पेयरिंग विल नॉट अकर, तो यहाँ पे आपके पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है ना। इसी से आपके दो टर्म्स भी वो आते थे जो हमने देखे थे। एक तो होता, इससे जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता था उसको हम क्या बोलते थे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके चारों इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। इसको हम क्या बोलते थे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या बोलते थे? आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। या फिर इसे हम स्पिन फ्री भी बोलते थे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दोनों हम बोलते थे। जबकि अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे इस केस में आपके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से कम है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपके लो स्पिन। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपका क्या रहेगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। या फिर इसे हम क्या बोलते थे? ये आपका स्पिन फ्री था, ये आपका स्पिन पेयर्ड है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो टर्म हमने वीबीटी में यूज़ की थी वो धीरे धीरे करके एक एक करके यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, कि कैसे आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग होती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाके आपके नीचे ही रहता है। कैसे वीक फील्ड लिगेंड में आपके पेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन गैप ज़्यादा होता है, पेयरिंग नहीं होती है। ओके, तो देखिए यही होती है आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की जो हमने बात की, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं D1, D2 और D3 वहाँ पे आपके कोई स्पिन की बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके जो सेम हाइब्रिडाइजेशन होता है वहाँ पे, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता है ऑर्बिटल्स में। तो हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ D1, D2 and D3 there is, or we can say, low spin and high spin, low spin and high spin is not applicable, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? तो दूसरा डायग्राम बनाना पड़े तो बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, ठीक है ना, ताकि और एग्जाम में आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम आपका दूसरा डायग्राम बनाना हो तो दूसरा डायग्राम बनाना आप, ठीक है, अच्छे से बनाओ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होती है आपकी, उसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। CFSE जिसे हम बोलते हैं वो क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है। CFSE, ठीक है। वो थोड़ा रिलेटिवली बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज की क्लास में कवर नहीं हो पाएगा पूरा, ठीक है ना, आधा अधूरा रहेगा, ठीक है। तो आज भी वैसे टाइम तो हो चुका है, तो उस आपके जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ताकि उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आपको क्या करना है, आज केवल जो लिखाया गया है उसको आपको एक तो रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से। जो हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो वीबीटी पढ़ी थी, जहां हमने कुछ पॉइंट्स यूज किए थे आपके, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उठाए थे, वो आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स भी देखे हैं, ठीक है, कि कैसे आपके दो टाइप के लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वहां हमने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ से होता है। जिस लिगेंड के लिए ये जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, और जिनके लिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये आपका कम होता है, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में कैसे पेयरिंग होती है ये भी हमने देखा, और वीक फील्ड लिगेंड की उनके केस में आपके पेयरिंग नहीं होती है वो भी हमने देखा, ठीक है। D1, D2, D3 यहाँ के लिए आप ना तो
लो स्पिन को काउंट करते हो, ना ही हाई स्पिन को काउंट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपके दोनों में आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है, ऑर्बिटल्स में आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज D2sp3 होता है, दोनों केस में, वीक फील्ड हो या फिर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, ठीक है। ये सब हमने देख लिया था, वीवीटी में यूज किया था, लेकिन यहाँ हमने उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देखा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और स्टार्ट करते हैं आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।